नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 12वां सेट होगा और इसमें हम लोग इतिहास, भूगोल तथा राजनीति शास्त्र तीनों को फटाफट देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार के इस सेट में दिए गए हैं प्रश्न। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला है? किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है हमारा लोथल से। कहाँ से? लोथल से मिला है। सीधे हम लोग अब आंसर ही करेंगे। किस यूरोपीय शक्ति ने बॉम्बे पर पहले नियंत्रण हासिल किया था? कौन सा यूरोपीय शक्ति था? तो बॉम्बे पर हासिल करने वाला कौन था? पुर्तगाली था। इसका आंसर क्या हो गया? चौथा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? प्रांत के जिलों को जिले के जो संग्रहण है उसको नियंत्रित करता था। समाहर्ता, संदिग्धदाता, स्थानिक या फिर परामर्शदाता। तो वो होता था समाहर्ता। इसको आप समाहर्ता जो है वो कलेक्टर जनरल को बोला जाता था, जो कि प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख होता था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? बुलंद दरवाजा के बारे में बोल रहा है, तो वो बना था गुजरात के विजय के ऊपर। ठीक है, जब गुजरात को विजय किया था तो उसके उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा बनाया था। पांचवा प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में सिविल सेवा में नियुक्ति की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना क्या किया गया? सुनिश्चित किया गया। मतलब इंग्लैंड के साथ भारत में भी कराना सुनिश्चित किया गया। क्या? तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, काउंसिल एक्ट 1853 के तहत, मार्ले मिंटो 1909 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। तो वो कराया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जूट मिल की स्थापना कलकत्ता में की थी? जूट मिल की स्थापना दिनसा पेटिक, जे.एन. टाटा, सेठ हुकुमचंद या फिर द्वारकानाथ टैगोर। तो वो किए थे सेठ हुकुमचंद। जो आधुनिक कलकत्ता है वहाँ पर 1917 ईस्वी में सेठ हुकुमचंद ने क्या किया था? तो जूट मिल की स्थापना की थी। कब? 1917 ईस्वी में। देखिए, सेठ हुकुमचंद ने 1917 में आधुनिक कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। लेकिन पहली जो जूट मिल थी वो 1855 में कलकत्ता के पास हुगली नदी पर रिसारा में स्थापित की गई थी। ठीक है, सिर्फ अगर पहली दे देता है तो वो रिसारा होगा, हुगली नदी में, कलकत्ता में हुआ था। लेकिन अगर भारतीय करके दे देता है कि भारतीय जूट मिल की स्थापना कब हुई थी, पहली भारतीय जूट मिल, तो वो हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, पटना या फिर कलकत्ता। तो वो किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, किसके द्वारा? तो दीनदयाल शर्मा के द्वारा 1873 ईस्वी में कलकत्ता में यह किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग ने भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? अच्छा, ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? भारत का भूगोल जानना, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जानना, भारत की संस्कृति को जानना या फिर धन एकत्र करना। तो इसका उद्देश्य था बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? लॉर्ड डलहौजी ने यह किस वर्ष घोषणा किया था कि जो बहादुर शाह है उसके उत्तराधिकारी जो है उनको लाल किला खाली करना पड़ेगा? 1848 AD, 1849, 1855 या फिर 1856 में? तो वो किया था 1849 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? हमारा दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। राज पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? राज पदाधिकारियों के लिए, ठीक है, दो पद यानी सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? तो वो हुआ है गुप्त काल के अभिलेखों में। इसका आंसर हमारा तीसरा हो गया। किस सुल्तान द्वारा गुलरुखी के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? तो वो सिकंदर लोदी जो था वो गुलरुखी के उपनाम से अपना क्या लिखता था? तो नज्म लिखता था ईरानी भाषा में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? तो वो किया था इलाहाबाद के अधिवेशन में। इसका आंसर क्या हो गया? हमारा फोर्थ हो गया। इलाहाबाद के अधिवेशन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने क्या किया था? तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। इसका आंसर तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तथा नीचे दिए गए जो कूट है उनमें मिलान करना है। देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन या फिर CR फॉर्मूला। तो यहाँ पर सबसे यहीं पर शुरुआत करते हैं। साइमन कमीशन कब बना था? तो 1927 में बना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में। देखिए, यहाँ पर नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। CR फॉर्मूला तो वो हुआ था 1944 ईस्वी में। तो इस तरह से हमारा बैठ करके क्या आ गया? तो सीधे सीधे लाइन से ही आ रहा है 1 2 3 4। तो चलिए इसका कूट में देख लेते हैं। 1 2 3 4, दूसरा इसका हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। बिहार का वो कौन सा क्रांतिकारी था? फणीश्वर नाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ या फिर भगत सिंह? तो वो थे फणीन्द्र नाथ घोष। इसका आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था? अच्छा, इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था वो कौन था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, MC रांडे या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो वो जुड़े हुए थे जवाहरलाल नेहरू। इनसे देख लीजिए कि और कौन कौन जुड़े हुए थे।
देखिए 24 अगस्त 1936 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की गई थी। कब? तो 24 अगस्त 1936 को, डेट भी याद रख लेना है। इसने भारत में मानव अधिकार आंदोलन की उत्पत्ति का नेतृत्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर ICLU यानी इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन के पहले मानद अध्यक्ष थे। तो देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न आ गया ना, कि एक ये पता चल गया हमें, एक ये पता चल गया कि कब हुआ था, 24 अगस्त 1936 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? किस अभिलेख में आता है? तो वो आता है अमोघ वर्ष का संजय ताम्रपत्र लेख में। किसका नाम आता है? तो रामगुप्त का नाम आता है। इसका आंसर हो गया तीसरा। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? वो कौन सा चोल शासक था? तो वो था राजाराज प्रथम। राजराज प्रथम था जो कि चोल शासकों पर सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त किया था। किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ था? तो वो हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। किसके बाद? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध 1798-99 में हुआ था। 1798 से 99 में। इसमें किसकी मृत्यु हो जाती है? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। लेखन के आधार पर अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन स्तंभ है? तो वह है रुमनदेई स्तंभ, सबसे प्राचीन स्तंभ है। अगला है 20 प्रश्न है, किस चोल शासक ने मदुरई कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था? कौन चोल शासक था? तो वो था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम चोल शासक था जिसने क्या धारण किया था? तो मदुरई कोंडा और मधुरांतक उपाधि को। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित अष्टिनोमयी अधिकारी का संबंध किससे था? अष्टिनोमयी, अरे बहुत शोर होता है। अष्टिनोमयी अधिकारी का संबंध किससे था? तो वो था नगर के अधिकारी से। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन का आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह, या फिर भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर? तो वो किया गया था भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया था। ऋग्वेद में तरस निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो चरखी के लिए। किसके लिए? चरखा के लिए प्रयोग हुआ है। इस आंसर हो गया फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने एक खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? अच्छा, निम्नलिखित सुल्तानों का नाम दिया है जो कि कौन था जो कि खलीफा की सत्ता को क्या करता है? तो मान्यता नहीं देता है। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, तो यही है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है वो खलीफा की सत्ता को मान्यता इतना नहीं देता है। 25 प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत यानी चांदी की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? मोती मस्जिद, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, दीवाने खास दिल्ली, या फिर जहांगीर महल? तो वो किया गया था दीवाने खास में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। तो ये हमारा हिस्ट्री से 25 प्रश्न था। अब तो आज इतिहास के बाद भूगोल को नहीं, सबसे पहले देखेंगे आज पॉलिटी को कि पॉलिटी के प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं, उसके बाद भूगोल को देखेंगे। राजनीति शास्त्र का प्रश्न हमारा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये कौन से अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 20 में वर्णित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? चौथा हो गया। पंचायती राज की वर्तमान संरचना संविधान संशोधन अधिनियम पर आधारित है। किस संविधान संशोधन पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न में दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? बाप रे, देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल मतलब लग रहा है जैसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में जैसे दंडादेश के निलंबन करना, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति हो गया, ये भारतीय संविधान में दी गई जो अनुच्छेद है वो किस में वर्णित है? अनुच्छेद 72, 161, 162, 123 में। तो वो वर्णित है 161 में। निम्नलिखित कार्यधारियों के पर विचार कीजिए। अच्छा, ये जो कार्य दिए हुए हैं इस पर विचार करना है। कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? देखिए इनको मतलब क्रम से लगाना है कि सबसे पहले जो औहदा है किसका सबसे पहले आता है। ठीक है, क्योंकि ये कूट देखने के बाद यही पता चल रहा है कि सबसे पहले किसका औहदा आता है। तो सबसे पहले कौन है इसमें सबसे महान? तो वो है सबसे नंबर बड़ा यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गया। उसके बाद कौन आएगा? तो उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं। कैबिनेट मंत्री दूसरे नंबर पर आ गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और फिर आता है कैबिनेट सचिव। तो इस प्रकार से हमारा हो गया 4, 3, 2, 1। बाप रे, 4, 3, 2, 1 आंसर हो गया हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ राज्य प्रशासनिक संबंध, ठीक है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो वर्णित है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, यानी सॉरी अनुच्छेद 256 और 263 में वर्णित है संघराज्य प्रशासनिक के बारे में। अगला प्रश्न है, देशों की जो विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना जाता है, क्या माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से? तो वो माना जाता है प्रति व्यक्ति आय को। इसका आंसर हो गया तीसरा। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? रूसो का। किसका मत है? रूसो का मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए क्या किया जा सकता है? बाध्य किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर
स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएंगे। किस अनुच्छेद में? ये वर्णित है भारतीय संविधान के। तो समझ जाइए कि अनुच्छेद सारे आपको रटे रटाए होने चाहिए। तो वो वर्णित है 243 में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में कौन कौन सम्मिलित होता है? प्रधानमंत्री होता है, वित्त आयोग का अध्यक्ष ये नहीं होता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4 हमारा आंसर हो गया दूसरा में। ठीक है, इसका आंसर दूसरा हो गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो वो अनुच्छेद 61 है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में कहा गया है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का सबसे अच्छा रूप है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का सबसे अच्छा रूप क्या है? तानाशाही, लोकतंत्र, सन्निसय। तो ये तो लोकतंत्र है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोक सभी के प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी सामूहिक मंत्रीगण जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। भारत के संविधान अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति की किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही मंत्री जो है अपना पद धारण करेगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 73 प्रश्न है, अनुच्छेद 352 में देखिए, समझिए प्रश्न कि अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वे बोल रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा? तो वो हुआ था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका आंसर होगा तीसरा, दूसरा नहीं होगा, दूसरा गलती से लग गया था। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा होगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। व्याख्या देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उनका मानना है कि गंभीर आपातकाल मौजूद है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाइए कि भारत के 44वें संविधान संशोधन 1978 ने आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल विदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित किए गए हैं? तो वो 10वीं अनुसूची में दल बदल की बातें कही गई हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में कहा गया है। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। यह कथन किसने अंकित किया था, या यह कथन किसका है कि सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं? यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाता है अधिनायकवादी राज्य का। ठीक है, यह कथन इंगित क्या करता है? तो अधिनायकवादी राज्य इंगित करता है। इसका आंसर हो गया हमारा दूसरा। अब ये होता क्या है इसको देख लीजिए। अधिनायकवाद राज्य सैद्धांतिक रूप से किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुमति नहीं देता है और यह व्यक्तिगत जीवन के सभी पहलुओं को राज्य के अधिकार के अधीन करने का प्रयास करता है। इतालवी जो तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी था वो 1920 के दशक की शुरुआत में इटली के नए फांसीवादी राज्य को चिन्हित करने के लिए टोटलिटेरियो शब्द गढ़ा था। क्या शब्द गढ़ा था? तो देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन सकता है। टोटलिटेरियो शब्द गढ़ा था, किसने गढ़ा था? तो तानाशाही जो मुसोलिनी था उसने गढ़ा था। उन्होंने कहा कि अधिनायकवादी राज्य सभी राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कोई नहीं और राज्य के खिलाफ भी कोई नहीं। यही इसका अर्थ होता है अधिनायकवादी राज्य का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। 76 प्रश्न है, दिए गए निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई है? अच्छा, भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो वो किया गया था भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। डैश राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, होराल्ड जोसेफ लॉस की, जॉन राउल्स का, रॉबर्ट नाजिक का। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉस्की का, होराल्ड जोसेफ लॉस्की का। उनका कथन है कि राज्य जो है वो अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। किनके माध्यम से? स्थगन प्रस्ताव के, प्रश्नकाल, पूरक प्रश्न। तो इन तीनों के माध्यम से कार्य करती है कि नहीं? इनके माध्यम से ही तो नियंत्रण स्थापित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ऊपर दिए गए वक्तव्यों का सही क्या है? ना ही 1 और ना ही 2।
इन दोनों में से कोई सही नहीं है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, नहीं राष्ट्रपति में निहित होती है। और सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये भी गलत बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? तो कैबिनेट सचिव होते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हमारा चौथा जाएगा। लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक राज्य परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा या फिर नीति आयोग के द्वारा? तो राज्य की स्थापना करने की बात किसके द्वारा की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है अनुच्छेद 263 के अनुसार। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। चलिए अब भूगोल के प्रश्नों को देखते हैं। आधुनिक भारत में मंदिरों का नाम किसके द्वारा बांधों को दिया गया था? देखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बांधों को क्या नाम दिया था? जो बांध होते हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। देख रहे हैं, ये प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है कि आधुनिक भारत का मंदिर का नाम किसके द्वारा बांधों को दिया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई इनमें से कौन से कथन सत्य है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सत्य है? महाद्वीपों तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन होता है। दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, पूरा चुंबक तत्व संबंधी अध्ययन या फिर सागरीय तल के प्रसार का प्रमाण। तो इनमें से ये चारों सही है। ठीक है, कथन सत्य है, तो चारों कथन सत्य है। 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। एक बार फिर से आप लोग इन सारे पॉइंटों को देख लीजिएगा। विश्व में धान उत्पादन वाले देशों के समूह अवरोही क्रम में करना है। तो अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम में। अ लगा है तो बड़ा से चलना है, आ लगा रहेगा तो छोटा से चलना है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में बोला है, तो सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है चीन, उसके बाद भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। कथन ए कथन बी दिया हुआ है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कारण क्या दिया है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादन है। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं। तो ये तो दोनों सही था कि भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा ही जाता है। देखिए, ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर हो गया पहला। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? आर्थिक क्रियाकलाप के विकास का सही क्रम है भोजन संग्रह, फिर कृषि और फिर औद्योगिकरण। इसका आंसर क्या हो गया? हमारा फोर्थ हो गया। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक नदी कहा जाता है? किसको? तो वो कोसी नदी को कहा जाता है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? अच्छा, कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, किसके बारे में? तो प्रवाल भित्ति के बारे में। तो वो डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत जो है ये संबंधित नहीं है सिद्धांत। डार्विन का अवतलन का सिद्धांत सही है। मर्रे का स्थित स्थलन सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। लेकिन डेविस का अपर्दन चक्र का सिद्धांत प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? हमारा दूसरा हो गया। यहाँ पर नहीं पूछा है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है? देखिए, रात का समय हो गया है तो इसलिए आवाज़ थोड़ा सा अटपटा जा रहा है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने का कारण क्या है? पृथ्वी की धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्ष का भंडारण या फिर पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। तो वो है पृथ्वी की धुरी पर झुका होना। इसका आंसर हो गया। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो मानव इन संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना सही है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास करना, इनमें से सभी। तो सभी सही है। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो देखिए, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो कश्मीरी हिमालय में। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि क्षरण की मुख्य श्रेणी में पंजाब में है? अच्छा, भूमि क्षरण की जो मुख्य श्रेणी है वो पंजाब में है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनों की कटाई, अतिवृष्टि। तो वो है वनों की कटाई। भूगोल का मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? तो वो किए हैं बैरो ने। ठीक है, किसने वर्णित किया है मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में? बैरो ने। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सामान्यतः इनमें से कौन सा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है? बेसाल्ट, सेल, मैग्नीशियम या फिर सिल्का। तो सिल्का पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, नहीं है पूछ रहा है, किसके बारे में? तो कोरियालिस बल के बारे में। यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा एक काल्पनिक बल है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। यह वायु गति के समानुपातिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरियालिस बल के कौन सत्य नहीं है? तो यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। यह गलत कथन है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में स्थित है। क्या? महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है पूछ रहा है। राजस्थान, अंता, उड़ीसा, गौरीपुर, गुजरात, सिक्का, बिहार, बरौनी।
ये तो इसका आंसर जो हो जाएगा उड़ीसा गौरीपुर, यानी गौरीपुर जो है वो असम में स्थित है, उड़ीसा में नहीं स्थित है। ठीक है, ये स्थान मिलाना था तो गलत यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहीं गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण क्या दे रहा है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित हुई है। अब यहाँ पर कूट दिया हुआ है, चलिए उसको देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, ये सही बात है। और इसमें जो है 6 अमेरिकी राज्य शामिल होते हैं। ठीक है, औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है, ये कारण दिया है, तो कारण भी इसका सही है, क्योंकि वहाँ पर जो कुशल श्रमिक है बड़ी आपूर्ति में मिल जाते हैं। तो इस तरह से अगर श्रमिक मिल जाएगा, कच्चा माल की सुविधा होगी, परिवहन की सुविधा होगी, तो औद्योगिक का तो वहाँ विकास होगा ही। तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोकलाम पठार डैश के त्रिसंगम पर स्थित है। तो डोकलाम पठार कहाँ स्थित है? तो भारत, चीन एवं भूटान के त्रिसंगम पर स्थित है। इसका आंसर हो गया 4th। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अच्छा चलिए भैया यहाँ भी कथन कीजिए। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। अगला है प्रश्न कि विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो ये सही है कि विकिरण शीतलन के कारण जो आरंभिक उषा काल में कोहरा है वो उत्पन्न होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं? किसको संपन्नता का झरना कहते हैं? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा? तो वो कहते हैं खनिज तेल क्षेत्र को संपन्नता का झरना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? किसका विकास होता है भैया? तो वो होता है रेखाकार का। किसका? रेखाकार का विकास होता है सड़क के दोनों किनारों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? ब्राज़ील, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? तो वो है ब्राज़ील। थाईलैंड जो है वो विश्व का सबसे रबड़ उत्पादक वाला देश है, यानी अग्रणी रबड़ उत्पादक वाला देश है, जो वैश्विक स्तर पर लगभग 35% रबड़ जो है सिर्फ थाईलैंड उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये नंबर 1 पे आ जाता है। उसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, चीन आदि ये सब भी रबड़ उत्पादन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1884 ईस्वी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये कहाँ है? तो ये तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर के बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ प्रश्न पूछा था कि किस वर्ष किया गया था, तो 1884 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? तो वो प्रवाल को कहा जाता है सामुद्रिक वर्षा वन। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट हो गया कि प्रवाल भित्तियाँ जो होती है महासागरों की बहुत अधिक वर्षा वन है। तो ये हमारा जो भूगोल, पॉलिटी और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्रैक्टिस सेट 12 में, वो मैं फटाफट करवा दी। आप लोग फास्ट करके जरूर पूरी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।